जय हिंद दोस्तों, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरे सिर पर बाल नहीं है, ये देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने कोई नया लुक अपनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब से 2 हफ्ते पहले गांव में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मेरा गांव है, वहीं पर दादाजी रहते थे। 2 हफ्ते पहले उनका देहांत हो गया, जिसके बाद रीति रिवाजों के चलते मैंने अपने बाल मुंडवाए हैं। आज देश भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। 5 सितंबर है आज, और आज का दिन शिक्षक और छात्र के रिश्ते के लिए खास होता है। दोनों के बीच का यह रिश्ता बड़ा ही पवित्र माना जाता है, बड़ा ही सम्माननीय माना जाता है। और हम भारत में तो शिक्षक को, गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शिक्षक और छात्र, एक ऐसे गुरु और चेले की कहानी सुनाऊंगा जिसमें कि बड़ा ड्रामा है, और जहां चेले ने अपने गुरु को ही जेल भिजवा दिया। यह कहानी मैंने अपनी किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में लिखी है। एक चैप्टर में संक्षेप में 3-4 पैराग्राफ में उसका जिक्र किया है। तो आज मैं विस्तार से उस कहानी को सुनाने जा रहा हूं। तो इस कहानी के गुरु हैं बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के दिवंगत प्रमुख, जिन्होंने शिवसेना पार्टी की स्थापना की थी। और चेले हैं छगन भुजबल, जो इस वक्त महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं, और एनसीपी का जो बागी धड़ा है, वो धड़ा जो कि शिंदे सरकार के साथ है, उस सरकार के वे नेता भी हैं। इससे पहले छगन भुजबल महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 60 के दशक से, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की और महाराष्ट्र में घूम घूम कर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ रहे थे। मराठी मानुस का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और इस बात को लेकर लोगों को एकजुट कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारतीय लोग स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। और उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी किया था। तो बाला साहब ठाकरे की ऐसी ही एक सभा में जाते हैं छगन भुजबल। छगन भुजबल उस वक्त दक्षिण मुंबई के मझगांव इलाके में रहते हैं, और पासी की भायकला मंडी में सब्जी भाजी बेचने का काम करते हैं। तो एक बार मौका पड़ता है जब वो बाला साहब ठाकरे को सुनने जाते हैं, और उनके भाषण से बहुत प्रभावित होते हैं। जिस आक्रामकता के साथ बाला साहब भाषण देते हैं, जो विचार रखते हैं, उससे भुजबल काफी प्रभावित होते हैं। वो बाला साहब के फैन बन जाते हैं, और मन ही मन वे बाला साहब को गुरु मान लेते हैं। और इसी के साथ उनके सियासी करियर की भी शुरुआत हो जाती है। भुजबल शिवसेना से जुड़ जाते हैं, और बड़ी जल्द ही, बड़ी ही तेजी के साथ शिवसेना में उनकी ग्रोथ होती है। वे शाखा प्रमुख के बाद पार्षद बनते हैं, और फिर 1985 के चुनाव में तो वो एकमात्र शिवसेना के विधायक चुने जाते हैं। वे मुंबई के महापौर भी बनाए जाते हैं जब शिवसेना की सत्ता आती है मुंबई महानगर पालिका में। इसके बाद 1990 में जब फिर चुनाव होते हैं, तो भुजबल फिर से एक बार विधायक चुने जाते हैं। तो इस तरह से छगन भुजबल बाला साहब ठाकरे के खासम खास नेताओं में से हो जाते हैं। पार्टी में उनका काफी वर्चस्व होता है, और पार्टी के विस्तार करने में, पार्टी को बढ़ाने में वे एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां उनका बाला साहब ठाकरे से मनमुटाव हो जाता है। 1990 के चुनावों के बाद जब शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, यानी कि विपक्ष की जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तब भुजबल को लगता है कि उन्हें बाला साहब ठाकरे विपक्ष के नेता का पद देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठाकरे ये पद अपने एक दूसरे खासम खास नेता मनोहर जोशी को दे देते हैं। इससे छगन भुजबल बेहद खफा हो जाते हैं। इतने खफा हो जाते हैं कि उसी साल जब आडवाणी की रथ यात्रा मुंबई से होकर गुजर रही होती है, और
दक्षिण मध्य मुंबई के दादर इलाके में जब एक शिवसेना और बीजेपी की ज्वाइंट सभा ली जाती है, जिसमें बाला साहब ठाकरे भी आते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी भी रहते हैं और शिवसेना और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहते हैं, तो अपनी नाराजगी की वजह से भुजबल उस सभा में नहीं जाते और एक तरह से अपनी नाराजगी जता देते हैं। तो यहां पर नाराजगी के बीज पड़ जाते हैं, छगन भुजबल का दिल खट्टा हो जाता है। एक और बात होती है, उन दिनों मंडल आयोग का मुद्दा छाया हुआ होता है, आरक्षण का मुद्दा। छगन भुजबल ओबीसी समाज से आते हैं और उनके फॉलोअर्स भी ओबीसी समाज से ही हैं। तो उन दिनों होता यह है कि बाला साहब ठाकरे अपने किसी बयान में मंडल कमीशन की सिफारिशों की निंदा करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। यह बात भुजबल को बेहद चुभ जाती है और वो किसी ना किसी तरह से अपनी नाराजगी प्रकट करते रहते हैं। भुजबल की ठाकरे से इस नाराजगी पर बड़ी ही तीखी नजर रखते हैं शरद पवार। शरद पवार उन दिनों कांग्रेस में होते हैं और देखते हैं कि शिवसेना जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका एक बड़ा नेता नाराज चल रहा है। तो शरद पवार अपना खेल शुरू कर देते हैं और वे छगन भुजबल को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार सफल हो जाते हैं। 1991 में छगन भुजबल बगावत कर देते हैं और 18 विधायकों के साथ वे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं। यह शिवसेना में होने वाली पहली बगावत होती है जो बाला साहब ठाकरे के जीते जी हुई। इसके बाद उनके जीते जी दो और भी लोगों ने पार्टी से विद्रोह किया। एक राज ठाकरे ने, जो बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं, और नारायण राणे ने। और चौथी बगावत साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने की, जो कि बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद हुई। तो शिवसेना में कुल 4 बगावतें हुई और जो सबसे पहली बगावत थी वो छगन भुजबल ने की, जो उन्होंने 18 विधायकों के साथ लेकर की थी और वे चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस में जाने के बाद शरद पवार ने उन्हें काफी अहम पद दिया, पार्टी में भी और विपक्ष के नेता के तौर पर भी। अब होता यह है कि बाला साहब ठाकरे इतना चिढ़ जाते हैं छगन भुजबल से कि वे उसे लखोबा कहकर बुलाने लगते हैं। अपनी सभाओं में भाषण के दौरान वे छगन भुजबल का जिक्र लखोबा के तौर पर कहते हैं। ये लखोबा कौन है? दरअसल लखोबा एक मराठी नाटक है, उसमें एक नकारात्मक किरदार है जिसका नाम लखोबा होता है और बाला साहब ठाकरे अपने भाषणों में या सामना के संपादकीय में भुजबल को लखोबा कहकर बुलाते हैं। अब 1995 में होता यह है, 1995 तक तो कांग्रेस की सरकार होती है, लेकिन 1995 में होता यह है कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है। कांग्रेस की सरकार बेदखल होकर राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार आ जाती है। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बनते हैं, शिवसेना के नेता, और गोपीनाथ मुंडे बीजेपी से उप मुख्यमंत्री बनते हैं। अब होता यह है कि छगन भुजबल, जो कि उन दिनों कांग्रेस में होते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, वे मंत्रालय के सामने के ही एक सरकारी बंगले में रहते हैं। बाला साहब ठाकरे तो उनसे खफा थे ही, गुस्साए थे ही। होता यह है कि एक दिन बड़े पैमाने पर शिवसैनिकों का झुंड उनके बंगले पर हमला कर देता है और उनको पीटने के लिए ढूंढता है। भुजबल अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। जब शिवसैनिक पूरा बंगला छान मारते हैं और भुजबल उन्हें नहीं मिलते, तो उसके बाद वे आगजनी और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है कार्रवाई के लिए, तो सीएम ऑफिस से फोन जाता है कि कुछ नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ गोपीनाथ मुंडे, वहां मौजूद जो अधिकारी हैं, जो एसएचओ वहां पर पहुंचते हैं, उनको कहते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ऑफिस की तरफ से कहा जाता है कार्रवाई मत कीजिए। अब एसएचओ बड़ी दुविधा में होता है
जैसे तैसे वहां से शिव सैनिकों को हटाया जाता है और भुजबल की जान बचती है। लेकिन भुजबल उस घटना को भूलते नहीं। उनके दिमाग में बदले की भावना पैदा होती है, बदले की भावना अपने गुरु बाला साहेब ठाकरे के प्रति। क्योंकि जब यह घटना हुई उसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने हमलावर शिवसैनिकों का समर्थन करते हुए एक बयान दिया और यह कहा कि यह तो भुजबल के प्रति, लखोबा के प्रति शिवसैनिकों का गुस्सा था जिसकी वजह से उन्होंने हमला कर दिया। तो यह बात भुजबल को बड़ी चुभती है और वो अपने मन में ठान लेते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो मैं बदला जरूर लूंगा। और भुजबल को यह मौका जल्द ही मिलता है। 1999 में शिवसेना बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है और सत्ता में आती है कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार। तब तक कांग्रेस में भी बगावत हो चुकी होती है और कांग्रेस को छोड़कर शरद पवार एनसीपी में शामिल हो चुके होते हैं और उनके साथ भुजबल भी एनसीपी में चले जाते हैं। तो जब 1999 में चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद गठबंधन होता है दोनों पार्टियों में और ये दोनों ही पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इस सरकार में छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री बनते हैं और इसके साथ साथ उन्हें गृह मंत्रालय भी मिलता है, यानी कि वो बन जाते हैं पुलिस महकमे के बॉस। अब भुजबल को याद आता है अपना वो अपमान और वो हमला जो उन पर 1997 में कराया गया था कथित तौर पर बाला साहेब ठाकरे की ओर से। भुजबल मौका ढूंढते हैं कि किस तरह से उसका बदला लिया जाए और इस बीच उनके पास जानकारी आती है कि एक पुराना मामला बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ दर्ज है जिसमें कि उन्होंने सामना में भड़काऊ लेख लिखा था। बस भुजबल को मौका मिल गया और उन्होंने तय किया कि इसी मामले को लेकर वे बाला साहेब ठाकरे को सलाखों के पीछे डाल देंगे, उनको गिरफ्तार करवा लेंगे। और ऐसा आदेश मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह को दिया जाता है। एमएन सिंह इस तरह से तैयार नहीं होते क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की गिरफ्तारी होना बहुत बड़ी बात हो जाती, शहर में हड़कंप मच जाता और इस तरह की गुंजाइश थी कि शिवसैनिक सड़कों पर उतर आते और जमकर उत्पात करते, दंगा करते, आगजनी करते। इसके लिए तैयारी की जरूरत थी। तो एमएन सिंह ने सलाह दी कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं करते हैं, पहले पूरी तैयारी करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी पर अमल किया जा सकता है। और फिर इसके बाद शहर भर में बाहर से स्टेट रिजर्व पुलिस के जवानों को तैनात किया जाता है। जगह जगह पर जो है पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जाती है। जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले शिवसैनिक होते हैं उनकी धरपकड़ शुरू हो जाती है और पुलिस अपनी तैयारी शुरू कर देती है बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए। खबर बाला साहब तक भी पहुंचती है अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनको गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। तो एक दिन दोपहर के वक्त अचानक वे एमएन सिंह को फोन करते हैं, पुलिस कमिश्नर को। एमएन सिंह तब अपने दफ्तर में बैठे होते हैं। यह किस्सा खुद मुझे एमएन सिंह ने ही सुनाया। तो ठाकरे उनसे फोन करके पूछते हैं, एमएन क्या तुम मुझे वाकई में गिरफ्तार करोगे? तो एमएन सिंह कहते हैं, जी बाला साहब मुझे आपको करना होगा गिरफ्तार। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाला साहब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे गिरफ्तार ना करके सीधे चार्जशीट ही अदालत में दायर कर दी जाए। तो एमएन सिंह कहते हैं, नहीं बाला साहब मुझे तो आपको गिरफ्तार करना होगा, इस तरह से नहीं हो सकता। तो बाला साहब कहते हैं, समझ जाओ मुंबई ही नहीं पूरा देश जल जाएगा अगर मुझे गिरफ्तार किया तो इस पर एमएन सिंह जवाब देते हैं, बाला साहब मुंबई भी आपकी है और देश भी आपका है। अगर आपको लगता है कि मुंबई और देश को जलना चाहिए तो फिर जलने दीजिए। इसके बाद बाला साहब को लगता है कि अब उनकी गिरफ्तारी अटल है। तो वे कहते हैं एमएन सिंह से, ठीक है तो मैं गिरफ्तारी दूंगा, ये बताओ कि तुम मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हो या मैं खुद आकर वहां अपनी गिरफ्तारी दूं। तो एमएन सिंह कहते हैं कि आप खुद ही यहां पर आ जाइए, यह ज्यादा बेहतर होगा।
ये देखिए जो पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है, ये अंग्रेजों की ओर से बनाया गया है और बहुत ही अच्छी यहाँ की वास्तुकला है। आप आएंगे तो मैं आपको पूरा पुलिस कमिश्नर का दफ्तर घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरती से ये इमारत बनाई गई है। बाला साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद होता यह है कि बाला साहब ठाकरे को प्रमोद महाजन ऐसी सलाह देते हैं कि आप खुद से अपनी गिरफ्तारी मत दीजिए। बाला साहब ने मन बना लिया होता है कि वो क्रॉफर्ड मार्केट जहां पर पुलिस मुख्यालय है वहां जाएंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन प्रमोद महाजन उनको सलाह देते हैं कि ऐसा आप मत कीजिए, उनको आने दीजिए, पुलिस को आने दीजिए आपको गिरफ्तार करने के लिए। तो फिर बाला साहब को उनकी सलाह जच जाती है और फिर वे जाने से इनकार कर देते हैं। अब आता है 25 जुलाई का दिन, 25 जुलाई 2000 का दिन। उस दिन मुंबई पुलिस की एक टीम मातोश्री पहुंचती है और बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उन्हें मध्य मुंबई के भोईवाड़ा कोर्ट में पेश करती है, जहां पर कि उनके खिलाफ मामला चल रहा होता है। इस बीच पूरे शहर में तनाव फैल जाता है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और कुछ एक ठिकानों पर शिवसैनिक प्रदर्शन भी करने लगते हैं। करीब 45 मिनट तक अदालती कार्रवाई चलती है। पत्रकारों को भी कोर्टरूम के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। जो जानकारी आती है वकीलों के मार्फत बाहर आती है। सबकी जान सांसत में होती है कि आखिर क्या होगा, क्या बाला साहब ठाकरे को पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा या न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। इनमें से कुछ भी होता है तो आशंका थी कि मुंबई में दंगा भड़क सकता है, गुस्साए शिवसैनिक सड़क पर आकर आगजनी कर सकते हैं। लेकिन 45 मिनट के बाद बाला साहब ठाकरे बाहर आ जाते हैं। होता यह है कि उस अदालत के जज मामला बेहद पुराना हो चुका है यह कहते हुए मामले की फाइल ही बंद कर देते हैं और बाला साहब ठाकरे आजाद हो जाते हैं। तो ये कुछ देर की गिरफ्तारी होती है, सिंबॉलिक तौर पर प्रतीकात्मक गिरफ्तारी होती है ये, लेकिन इस गिरफ्तारी के बहाने भुजबल बाला साहब ठाकरे से अपने ऊपर हुए हमले का बदला जरूर ले लेते हैं। एक शिष्य भुजबल अपने गुरु बाला साहब ठाकरे से बदला लेते हैं। कई सालों बाद उन्हीं की पार्टी के अजीत पवार ने एक बयान दिया आपसे 1.5-2 साल पहले ही कि सरकार की वैसे कोई मंशा नहीं थी बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने की, लेकिन सिर्फ एक आदमी की जिद की वजह से, उनका इशारा भुजबल की ओर था, लेकिन सिर्फ एक आदमी की जिद की वजह से बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये कहानी थी टीचर्स डे पर जो मैंने आपको सुनाई कि किस तरह से एक शिष्य ने अपने गुरु को गिरफ्तार करवा लिया उससे बदला लेने के लिए। अपराध और राजनीति के इस जैसे दिलचस्प और भी किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। जय हिंद।